नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। क्या आपको मालूम है कि भारतीय इतिहास में मध्यकाल को एक अंधकार युग के रूप में जाना जाता है? इसके पीछे क्या कारण है, इन्हीं पर आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। और इस वीडियो की पूरी विषय वस्तु एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की इतिहास की पुस्तक से ली गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्यकाल की। तो मध्यकाल के बारे में जो इतिहासकार हैं वो एक मत नहीं है कि यह कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। सामान्य तौर पर इसे 8वीं शताब्दी से मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु तक के टाइम पीरियड को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है वो दिल्ली सल्तनत से और औरंगजेब की मृत्यु तक की है, जो 1206 से और 1707 तक है। इसमें सारे तथ्य एनसीईआरटी से लेकर के ही दिए जा रहे हैं। तो इस 500 वर्ष के संघर्ष और सृजन ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। विजय और प्रतिरोध, विनाश और निर्माण की कहानियां आज भी भारत की भूमि, संस्कृति और पहचान में गूंजती हैं। इस दौरान मोटे तौर पर जो भारत में शासक रहे उनके बारे में अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य बड़े भूमि पर रहा। लेकिन आसाम वाले क्षेत्र में अहोम शासक, जो कि ब्रह्मपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में, वर्तमान जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला क्षेत्र, उसमें पूर्वी गंग शासक। वर्तमान में जो उड़ीसा का क्षेत्र है उस पर गजपति शासक। कर्नाटक और उसके दक्षिण के क्षेत्रों में विजयनगर और होयसल शासक। वर्तमान महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहमनी शासक। राजस्थान के क्षेत्र में राजपूत शासक और पंजाब और आसपास के क्षेत्र में सिख शासक शासन करते थे इस पूरे दौरान, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसी समय पर जो प्रमुख घटनाएं हैं जिनका विश्लेषण हम इस अध्याय में करेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो हम 11वीं शताब्दी की शुरुआत की घटनाओं को देखेंगे। फिर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखेंगे। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना। 1398 में तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण। 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आगमन। 1526 में बाबर का आगमन और पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें सल्तनत की जो अंतिम शासक लोदी था, इब्राहिम लोदी, उसकी पराजय और मुगल साम्राज्य की स्थापना। फिर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें अंतिम महत्वपूर्ण शासक जिसने दिल्ली पर शासन किया, हेमू या हेमचंद्र, की पराजय और अकबर की विजय। फिर 1565 में हम विजयनगर साम्राज्य का तालीकोट का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। फिर 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें मेवाड़ के शासक राणा प्रताप ने अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए। फिर 1671 सरायघाट का युद्ध, जिसमें औरंगजेब की विशाल सेना को आसाम के अहोम शासक ने पराजित कर दिया। 1674 में शिवाजी महाराज ने छत्रपति बने। 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1754 में मराठाओं ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 1761 में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से हरा दिया और मराठाओं का दिल्ली पर सम्राट बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। और फिर अंत में 1799 में सिख राज्य की स्थापना हुई। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इस दौर की, जिसे हम मध्यकाल कह रहे हैं। हालांकि इसमें मराठों का उदय नहीं शामिल है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, उसमें हम मराठाओं को शामिल करेंगे। तो इसमें अभी मराठाओं को शामिल नहीं किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी सन 1000 के बाद से ही जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग है
जहाँ पर हिंदू कुश पर्वतमाला है और उसमें एक खैबर दर्रा है जो इतिहास में प्रमुख रहा है। तो इस खैबर दर्रे से जो मध्य एशियाई तुर्क और अफगान लोग थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण शुरू किए। इन आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो भारत में धन की लूट करना, अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को विस्तार देना और अपने धर्म यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। इसने भारतीय इतिहास में एक नए अशांत युग की नींव रख दी, जिसे हम अंधकार युग भी कह सकते हैं। इस दौरान सन 1192 में जब जो लगातार तुर्क और अफगानों के आक्रमण हो रहे थे, उन्हीं आक्रमणों के फलस्वरूप सन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी नामक एक तुर्क ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। हालांकि 1192 में जो मोहम्मद गौरी था, उसने दिल्ली में जो अपना शासन स्थापित किया वो ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहा और वह भारत से वापस चला गया और अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तभी से यानी लगभग 1194 में चला गया था वापस मोहम्मद गौरी। तो तब से लेकर के और 1206 तक मोहम्मद गौरी के नाम से भारत में शासन किया। 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के तौर पर स्थापित किया, तब हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानते हैं 1206 में। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के 1526 तक 5 वंशों ने शासन किया। पहला वंश था मामलुक वंश, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, जो 1206 से 1290 तक रहा। दूसरा वंश था खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 तक रहा। तीसरा था तुगलक वंश, जो 1320 से 1314 तक रहा। फिर था सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक रहा। और फिर लोदी वंश, जो 1451 से 1526 तक रहा। इस पूरे काल में एक गंभीर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। लंबे सैन्य अभियान चलाए गए, शहरों और मंदिरों को लूटा गया और सुल्तान बनने के लिए जो उत्तराधिकारी युद्ध होते थे वो अक्सर ही हिंसक होते थे। और इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि 3 में से 2 सुल्तानों ने अपने पूर्ववर्ती की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। यानी कि लगभग हर तीसरा सुल्तान अपने पूर्ववर्ती सुल्तान की हत्या करके सुल्तान बना। तो इस प्रकार ये बहुत ही अस्थिरता का पूरा दौर रहा और इस दौरान इन्होंने मंदिरों को लूटा और उन्हें तोड़ा। जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, उसके निर्माण में एक शिलालेख में कहा गया है कि उस मस्जिद के निर्माण में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके उसकी सामग्री का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार एक प्रकार की अराजकता इस दौरान देखने को मिलती है, जिसमें अपने से अलग धर्म को किसी भी प्रकार की मान्यता देने में इन शासकों को संकोच होता था और वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के उपाय हर संभव करते थे। इस दौरान जो प्रमुख शासक हुए उनमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक 2 को महत्वपूर्ण माना जाता है, इस वजह से कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किया। तो पहले शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, जो स्वयं अपने चाचा की हत्या करके सुल्तान बना था 1296 में। जलालुद्दीन खिलजी की इसने हत्या की थी। इसने पहली बार दिल्ली सल्तनत को दिल्ली की सीमाओं से बाहर फैलाया, उत्तर और मध्य भारत में विशाल सैन्य अभियान चलाए, पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा की और इसके गुलाम जनरल मलिक काफूर ने सल्तनत को दक्षिण तक बढ़ाया, जिसमें इसने बड़ी मात्रा में धन को लूटा और दक्षिण में हिंदू आस्था के केंद्रों श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम
और यहाँ तक रामेश्वरम में भी लूटपाट की। इस लूटे गए धन से इन्होंने अपनी सल्तनत को और विस्तार दिया, क्योंकि बड़ी सेना के रखरखाव के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी और ये धन इन्हें इन लूटों से प्राप्त होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित किया और सिकंदर सानी के अरबी भाषा में लिखे हुए सिक्के इसने ढलवाए। फिर जो अगला महत्वपूर्ण शासक दिल्ली सल्तनत का माना जाता है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। इसने सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया और एक प्रकार से कहें कि मौर्य साम्राज्य के बाद पहली बार इसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को अपने शासन के अधीन कर लिया। लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका शासन हो गया। लेकिन यह एक महत्वाकांक्षी शासक था, एक योग्य शासक भी था, लेकिन अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू नहीं कर पाता था। इसलिए इसकी जो विवादास्पद योजनाएं हैं उनके कारण ही इसका साम्राज्य कमजोर हो गया। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का महत्वाकांक्षी एक निर्णय लिया, लेकिन इसे खराब ढंग से क्रियान्वित करने के कारण यह एक अराजकता में बदल गई। इसी प्रकार इसने कॉपर की यानी तांबे की सांकेतिक मुद्रा, इसे टोकन करेंसी कहते हैं, उसकी शुरुआत की, जो एक अग्रगामी कदम था, क्योंकि आज पूरी दुनिया में टोकन करेंसी ही चलती है, लेकिन इसका भी क्रियान्वयन ये बेहतर तरीके से नहीं कर पाया, जिससे अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। तो अगर हम देखें सल्तनत काल में, तो ये जो पूरा इतना मैप है, ये इतना हिस्सा ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल यानी सर्वाधिक विस्तार जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ दिल्ली सल्तनत का। और ये जो गंग शासक हैं, पूर्वी गंग शासक, इनका यहाँ पे ये शासन का क्षेत्र दिखाया गया है और ये दौलताबाद को दिखाया गया है जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित की थी। ये जो अंतिम दिल्ली सल्तनत के वंश था, लोधी वंश, उसके शासन को दिखाया गया है जो काफी सीमित क्षेत्र में रह गया था। अब जो दिल्ली सल्तनत इतनी अपना विस्तार करने में लगी हुई थी, भारत में चारों तरफ धन की लूट करने में लगी हुई थी, तो उसके विरुद्ध प्रतिरोध भी हो रहा था और भारतीय राज्य इसका पलटवार भी कर रहे थे। इस पलटवार में सबसे महत्वपूर्ण एक थे पूर्वी गंग शासक जो कि बंगाल में शासन कर रहे थे और इनका शासक नरसिंह देव प्रथम था, जिसने सल्तनत को सफलतापूर्वक अपने यहाँ स्थापित होने से रोका और इसी जीत के उपलक्ष्य में यानी सल्तनत शासकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। दक्षिण में मुसनरी नायकों ने 75 सरदारों को एकजुट कर वारंगल से तुगलक सेना को बाहर निकाला और इन्हीं 75 सरदारों की सहायता से ही फिर अंत में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। पश्चिम में यानी राजस्थान में मेवाड़ के राणा कुंभा जैसे राजपूत शासकों ने भी सल्तनत के विस्तार को कड़ाई से रोके रखा। अब दक्षिण में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन फैल गया था, उसी समय जैसा मैंने अभी बताया था कि जो 75 महानायक थे, चीफ्टेन थे, उनके नेतृत्व में वारंगल से सल्तनत की सेना को खदेड़ा गया। तो उसी समय 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में ही काम करते थे, उन्होंने कर्नाटक के क्षेत्रों में सल्तनत को कमजोर करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और दक्षिण भारत में एक प्रमुख सैनिक शक्ति के रूप में ये विजयनगर साम्राज्य उभरा। इनके प्रतिद्वंदियों के तौर पर उत्तर में यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य और पूर्व में गजपति शासक जो कि उड़ीसा के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे मौजूद थे। बहमनी साम्राज्य 1347 में स्थापित हुआ था, जिसे हसन गंगू ने स्थापित किया था सल्तनत की सेना को हरा करके, जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहते हैं और उसी के नाम पर यह बहमनी वंश है। और ये बहमनी शासक और विजयनगर शासक दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, इसलिए इनमें हमेशा एक राइवलरी रहती थी, दुश्मनी रहती थी और इनमें लगातार युद्ध होते रहते थे। ये युद्ध जो थे वो बीच की उपजाऊ जमीन को लेने के लिए होते थे। विजयनगर साम्राज्य में कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति के तौर पर बहुत उन्नति की और ये इन तीनों का एक संपन्न केंद्र बन गया। बहमनी साम्राज्य जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में था, उत्तर में विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में,
वो जल्दी ही 5 छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिनमें बरार, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा शामिल थे। ये पांचों राज्यों ने भी आपस में एक समूह बनाकर विजयनगर के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा था। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य को लगातार इन शक्तियों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ रहा था। अब विजयनगर साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण वंश हुए उनमें संगम वंश, सुलभ वंश और तुलुक वंश महत्वपूर्ण थे। संगम वंश में हरिहर और बुक्का जिन्होंने स्थापना की थी, उनके अलावा देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय दो महत्वपूर्ण शासक हुए। और देवराय द्वितीय के समय में अनेक विदेशी यात्री, जिनमें अब्दुल लज्जाक बहुत प्रसिद्ध है, वो विजयनगर साम्राज्य में आया और विजयनगर साम्राज्य की संपन्नता का उसने वर्णन किया। इसी प्रकार तुलुक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा कृष्णदेव राय था, जिसे पूरे विजयनगर साम्राज्य का ही महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। और इसने अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण दोनों के बल पर विजयनगर को एक शिखर पर पहुंचाया। इन्होंने संस्कृति, तेलुगु और कन्नड़ में कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। स्वयं राजा कृष्णदेव राय संस्कृत का विद्वान था और इसने अमुक्त माल्यद नाम से एक रचना भी संस्कृत में लिखी है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस इसके समय में विजयनगर आया और उसने इसका राजधानी का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। गलियों और बाजार बैलों और माल से भरे हुए हैं। बैलगाड़ियां माल को लाने ले जाने के लिए लगातार आ रही हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो इस प्रकार राजा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर ने काफी उन्नति की, तरक्की की और इसकी जो राजधानी है हम्पी आज विश्व धरोहर में शामिल है। उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। उसकी समृद्धता की कहानी कहते हैं और उसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट होती है उसमें उसको शामिल किया गया है। 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ, जिसमें उत्तर में जो बहमनी साम्राज्य के टूटे हुए राज्य थे उन्होंने आपस में मिलकर के एक गठबंधन बनाया और विजयनगर पर हमला कर दिया। तो उसे हम तालीकोट का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में इन तीनों शक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया, महलों को नष्ट कर दिया और इसकी नागरिक आबादी का बड़ी संख्या में नरसंहार किया। तो इस प्रकार विजयनगर का वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब मुगलों का आगमन होता है। सल्तनत में अंतिम जो वंश था लोदी वंश, उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी काफी अलोकप्रिय होता जा रहा था। और इसी समय मध्य एशिया में फरगना में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, जिसमें बाबर को सफलता नहीं मिल रही थी। ये मुगल शासक बाबर तैमूर के ही खानदान का था, जो तैमूर और मंगोल दोनों के वंश से संबंध रखता था। अपने उत्तराधिकार युद्धों में अपनी स्थिति को कमजोर देखते हुए इसने भारत की तरफ रुख किया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जिसमें इसने बारूद, मैदानी तोपखाने और मैचलॉक बंदूकों का, यानी कि जो मैकेनिकल बंदूकें थी, उनका प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, जिस कारण इसकी छोटी सी सेना ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना को पराजित कर दिया। इसकी ये सैन्य रणनीति तुगलकवा पद्धति कहलाती है, जिसके कारण इसको सफलता मिली थी। इस प्रकार बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध को जीतकर, 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध खानवा के युद्ध को जीतकर, 1528 में चंदेरी के युद्ध में चंदेरी शासक को पराजित कर और अंत में 1529 में घाघरा के युद्ध में, जो कि अयोध्या के पास है, अफगानों को पराजित कर, अफगान जो लोदी वंश के थे और पानीपत के युद्ध में पराजित होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चले गए थे, उनको पराजित किया। तो इस प्रकार इसने लगातार 4 युद्ध 1526, 1527, 1528 और 1529 में क्रमशः पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध लड़े और अंत में 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जो कि
तुर्की भाषा में लिखी गई है। भारत का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये कम आकर्षणों का देश है, लेकिन सोने और चांदी के ढेरों वाला देश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हिंदुस्तान में अनगिनत कारीगर और हर तरह के काम करने वाले हैं। तो ये चीजें, दोनों बातें जो बाबर ने लिखी हैं वो बता रही हैं कि भारत उन दिनों काफी समृद्ध हुआ करता था और ये विदेशी आक्रमणकारी अधिकांशतः इस समृद्धि को लूटने के लिए ही भारत आते थे। अब बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में इसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं का पूरा समय लड़ते लड़ते ही बीता और इसने 1530 से 1540 तक शासन किया, लेकिन 1540 में एक अफगान शेरशाह सूरी ने इसे भारत से भगा दिया और इस प्रकार लगभग 15 वर्ष तक ये भारत से बाहर रह करके इसने संघर्ष किया और अंत में फिर 1555 में ये भारत वापस लौटने में कामयाब हो गया। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने सूरी वंश के अंतिम जो शासक थे उनको पराजित कर दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन 1556 में इसकी अपने पुस्तकालय से गिर करके मृत्यु हो गई और इसका बेटा अकबर, जो उन दिनों मात्र 13 साल का था, वो गद्दी पर बैठा। लेकिन अकबर के गद्दी पर बैठते ही उसे पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ना पड़ा, जो कि हेमचंद्र या हेमू अधिकारी के विरुद्ध था, जिसमें हेमचंद्र दुर्भाग्यवश पराजित हुआ और इस प्रकार अकबर ने फिर से भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। अकबर 1556 से 1605 तक दिल्ली आगरा का बादशाह रहा, मुगल सम्राट रहा। शुरू में यह एक निर्दयी विजेता के तौर पर देखा जाता है। अपने शुरुआती विजय अभियानों में इसने कोई दया नहीं दिखाई और 1568 में जो चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की थी उसमें इसने 30,000 निहत्थे नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया था। इसमें सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और अपने विजय संदेश में इसने काफिलों के किलों पर कब्जा करने और हिंदुस्तान भर में मंदिरों को नष्ट करने का दावा किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई, यह एक दूरदर्शी प्रशासक के तौर पर निखरता गया और जैसे जैसे इसका साम्राज्य बढ़ा वैसे वैसे इसने अपनी रणनीति बदली। इसने राजपूत राजकुमारियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे अपने मजबूत गठबंधन बनाए। गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर सल्तनत काल में शुरू किया गया था, जो गैर मुस्लिमों पर सुरक्षा कर के रूप में देय था, जिससे गैर मुस्लिमों को अपमानित किया जाता था और उस अपमान से धन एकत्रित करके अपनी शक्ति को में इजाफा किया जाता था। इसने सभी धर्मों के साथ शांति के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिसे सुलह कुल का सिद्धांत कहा जाता है। और बाद में इसने एक जगह पर कहा भी कि जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ा मैं शर्म से भर गया, यानी कि अपने जो कृत्य थे मेरे उनसे मुझे शर्म आने लगी। तो इस प्रकार एक दूरदर्शी शासक के तौर पर ये आगे चल करके प्रसिद्ध हुआ। अब मुगलों ने अपनी जो विरासत थी वो कला और संस्कृति के रूप में छोड़ी है। इनमें खासतौर से अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में कला और वास्तुकला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, संस्कृत ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया और शाहजहां ने ताजमहल और लाल किले जैसी प्रतिष्ठित संरचनाओं का निर्माण किया। यह काल चित्रकला, सुलेख और संगीत के लिए एक स्वर्ण काल के तौर पर भी जाना जाता है। मुगल काल में हम अगर भारत के नक्शे को देखें तो ये पूरा क्षेत्र इतना यहाँ तक अफगानिस्तान तक पूरा ये ऐसे करके जो आ रहा है पूरा, ये पूरा क्षेत्र औरंगजेब ने जीत लिया था। तो औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के तौर पर उभरा और ये अलग समय पर, जैसे अकबर के अगर समय में देखें तो अकबर का शासनकाल इतने इतने वाले स्थान पर था, इतने पर यहाँ पर, इसमें ये वाला क्षेत्र औरंगजेब ने जोड़ा था। तो ये अहोम शासक थे यहाँ पर आसाम में, जो कि लोचित बोरफुकन यहाँ का सबसे प्रमुख शासक था, जिसने 1671 में सरायघाट के युद्ध में औरंगजेब की विशाल सेना को पराजित किया था। तो इस प्रकार ये मुगल शासन हुआ। इसी में अब सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ वो औरंगजेब था, जो कि शाहजहां का बेटा था। जिस शाहजहां ने ताजमहल जैसी उत्कृष्ट कृति का निर्माण कराया, उसी का
बेटा औरंगजेब एक धार्मिक असहिष्णु शासक सिद्ध हुआ। जब शाहजहां बीमार पड़ गया 1657 में, तब इसके चारों बेटों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। स्वयं शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को शासक नियुक्त करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर उत्तराधिकार युद्ध जीत लिया और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके 1658 में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। इसने आलमगीर की उपाधि धारण की, जिसका मतलब है विश्व विजेता, और लगभग 49 वर्ष तक इसने 1707 तक भारत पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचा, लेकिन विद्रोहों का इसे बहुत सामना करना पड़ा और अपने अंतिम 25 वर्ष ये दक्षिण में युद्ध लड़ते हुए ही मतलब बिताने पड़े इसको अपने 25 वर्ष। इसकी जो प्रमुख नीतियां थी उनमें इसने जजिया कर को फिर से लगा दिया, यानी जो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था उसे औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। अपने दरबार में गैर इस्लामिक जो पद्धति थी संगीत और नृत्य, उन पर प्रतिबंध लगा दिया और 1669 में एक फरमान जारी किया जिसमें काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने और उनकी शिक्षाओं और धार्मिक प्रथाओं को बंद करने का इसने आदेश दिया। बनारस, मथुरा और सोमनाथ सहित कई प्रमुख मंदिरों को इसने नष्ट करवाया। इतिहासकार इसके दृष्टिकोण को एक जटिल दृष्टिकोण मानते हैं। विद्वानों का तर्क है कि औरंगजेब के उद्देश्य मुख्य रूप से राजनीतिक थे और उसने कुछ मंदिरों को अनुदान भी दिया था, हालांकि उसके अपने फरमान उसके धार्मिक इरादे को भी स्पष्ट करते हैं। अंतिम समय में इसने अपने बेटों के लिए एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि मैं अकेला आया और अकेला जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने देश और लोगों के लिए अच्छा नहीं किया है और भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है। इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु हुई, लेकिन औरंगजेब के समय में मुगलों को बड़ी चुनौती प्राप्त हुई और इस चुनौती को देने में जाट किसान, गोंड रानी दुर्गावती, सिख और मराठे सबसे प्रमुख थे। जाट किसानों ने गोकला नामक जाट के नेतृत्व में मथुरा के आसपास मुगल प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसमें गोकला की हत्या करवा दी गई, जिससे कुछ किसान और उग्र हो गए और धीरे धीरे उन्होंने राजाराम और चूड़ामणि के नेतृत्व में मुगल सेना को चुनौती देना जारी रखा और अंततः उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य को कमजोर करने में जाट किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य भारत में गोंड रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और अंत में अपने प्राण दे दिए। सिखों ने और मराठों ने शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर उभर कर मुगलों को सीधे चुनौती दी। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि उत्तर में ये जाट किसानों ने दमनकारी मुगल साम्राज्य को चुनौती देते हुए यहाँ पर मुगल शासन को काफी कमजोर कर दिया। इसी प्रकार जैसे पूर्व में असम में अहोम शासकों ने लोचित बोरफुकन के नेतृत्व में पाइक एक उनकी अपनी रणनीति थी, जिसके तहत इन्होंने एक तरह से गुरिल्ला रणनीति, जिसे पाइक प्रणाली कहते हैं, पाइक प्रणाली के अंतर्गत जो अहोम शासन था वो अपने युवा नागरिकों को, अपनी युवा प्रजा को युद्ध में सैनिक के तौर पर सेवा देने के बदले में भूमि दान में देता था। तो उसके वजह से जो युवा जो प्रजा थी वो सेना में अपनी सेवाएं देती थी और इस प्रकार अहोम जनजाति ने अपनी सेना को मजबूत बना लिया था और इसी मजबूत सेना के बल पर लोचित बोरफुकन के नेतृत्व में 1671 में जो औरंगजेब ने विशाल सेना भेजी थी उसको पराजित करने में सफलता प्राप्त की। इस सेना का जो जनरल था राम सिंह, उसने इस रणनीति की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि हर असमिया सैनिक नाव चलाने, तीर चलाने, खाइयां खोदने और बंदूकें और तोप चलाने में माहिर है। यानी इस तरह की अनूठी एक तरीका जिसे पाइक प्रणाली कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद था। और मध्य भारत में रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना के दांत खट्टे किए थे।
अब इस पूरे काल में वास्तुकला का मतलब काफ़ी उन्नति हुई, तमाम स्थायी स्मारक बने जो आज भी मौजूद हैं। राजनीतिक अस्थिरता तो बीच में मौजूद ही थी, जिससे कि लोगों के आम जीवन को काफ़ी प्रभावित किया, और टकराव के बावजूद विचारों, भाषाओं और कला का आदान प्रदान अवश्य होता रहा, और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भी कराया गया, और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने भी मुगल सेना के दांत खट्टे किए। राजपूतों में एक अटूट मतलब भावना थी अपने राष्ट्रभक्ति की, और उसके बल पर ही 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने दिल्ली सल्तनत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने से रोका। 16वीं शताब्दी में राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ खानवा में लड़ाई लड़ी, और हल्दी घाटी में 1576 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के दांत खट्टे किए। सिखों में आध्यात्मिकता से लेकर संप्रभुता तक की भावना बलवती होती चली गई, और सिखों के गुरु नानक द्वारा स्थापित इस परंपरा को गुरु अर्जुन देव ने अपने बलिदान के द्वारा, गुरु तेग बहादुर ने अपने बलिदान के द्वारा इसको आगे जारी रखा। सम्राट जहांगीर ने अर्जुन देव का मतलब अर्जुन देव की हत्या कराई, और कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जब गुरु तेग बहादुर खड़े हुए, तो औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनका सर कलम कर दिया गया, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो न्याय और आस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक सैन्य भाईचारा था। यह परिवर्तन अंततः महाराजा रणजीत सिंह के अधीन 1799 में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करने का कारण बना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे मध्यकाल में जो बदलाव हो रहे थे वो भारत की आर्थिक प्रगति को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत के समय जो इक्ता प्रणाली, जो कि प्रशासकों को भूमि दान करने के रूप में थी, वो, और मुगल शासकों के समय में मनसबदारी प्रथा, जो कि अकबर के सेनापति, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल की कुशल राजस्व प्रणाली के परिणाम स्वरूप थी, उसने कृषि के बढ़ावा, कृषि भूमि की नाप तोल में और कृषि के बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो ये दो प्रशासनिक नई पद्धतियां थीं, इक्ता प्रथा और मनसबदारी प्रथा। तो इस प्रकार एक संपन्न कृषि अर्थव्यवस्था मतलब उभरी, जिससे कृषि व्यापार में उन्नति हुई, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में थोड़ी आर्थिक तरक्की मुगलों के समय में आने लगी। लेकिन पूरे प्राचीन काल में जो भारत ने तरक्की की थी उसका ये बहुत ही छोटा रूप था, और एक धनी भारत धीरे धीरे एक गरीब भारत में परिवर्तित होता जा रहा था। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही।